भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा कई बैनर सर्कुलेट हो रहे हैं कि चलो जंतर मंतर। आखिर राजधानी में 6 अक्टूबर दिल्ली में जंतर मंतर पर ऐसा आंदोलन क्यों होने वाला है और इस आंदोलन के मुद्दे क्या हैं? आपका जो संगठन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, आपने बताया कि किस तरीके से जो छात्र से जुड़े मुद्दे होते हैं, खासकर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, लगातार उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलन आप लोग करते आए। तो ये जो 6 अक्टूबर को आप लोग रैली कर रहे हैं आपके संगठन के द्वारा, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की उपलब्धियां क्या है, हमारे दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए। और दूसरी चीज कि आपके संगठन से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के छात्र हैं, उनको क्यों जुड़ना चाहिए आपके संगठन से? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, अखबारों में तमाम दिन ऐसे विज्ञापन जारी होते हैं कि उत्तर प्रदेश में 64.5 लाख लोगों को नौकरियां दे दी गई, 50 लाख लोगों को नौकरियां दे दी गई। तो नौकरियां तो लगातार दी जा रही है, सरकार का मानना है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बुद्धप्रिय पासवान, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से। हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बुद्धप्रिय पासवान। धन्यवाद। आप भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संगठन से हैं, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है यही है आपसे कि ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में तमाम संगठन होने के बावजूद भी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अब जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों के बहुत सारे संगठन तो बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है वो सारे के सारे संगठन फॉरवर्ड के हैं, बहुजन समाज के संगठन नहीं है। उस बहुजन समाज के लोग केवल काम करते हैं और उन संगठनों में बहुजन समाज के विद्यार्थियों केवल इस्तेमाल किया जाता है। जब उनके हक और अधिकार की जब बात आती है तो उनके मुद्दे पे ना कोई एजिटेशन वो लोग करते हैं, या उनके चाहे स्कॉलरशिप का कोई मामला होता है वहाँ भी उस तरीके की जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए उन संगठनों को, जिन संगठनों में हमारे लोग काम करते हैं या बहुजन समाज के लोग काम करते हैं, वो उस मुद्दों पर भी जो है स्टैंड होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। या एडमिशन को लेकर के बहुत सारे मामले देखने को मिले, इन मामलों पे भी जो है जो फॉरवर्डों के संगठन हैं विद्यार्थियों के, वो लोग इस पर भी नहीं कभी दिखे हैं। तो ये देखा गया कि बहुजन समाज के विद्यार्थी फॉरवर्ड के लोग जो चला रहे हैं विद्यार्थियों के संगठन, उनके संगठनों में हमारे लोग बड़ी तादाद में हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज के विद्यार्थियों के मुद्दों की बात आती है तो वो लोगों को जो है उन मुद्दे पर कोई एजिटेशन होते हुए दिखाई नहीं देता है। तो जब ये देखा गया कि वाकई में हमारे समाज के विद्यार्थी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन्हें हमें विकल्प बना करके देना पड़ा कि बहुजन समाज के विद्यार्थी जहां उनको काम करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, तो उनको विकल्प के तौर पर ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा दिया गया। तो वो लोग जिन संगठनों में काम कर रहे थे, एक तो उनके अंदर वहाँ नेतृत्व डेवलप करने का कोई सिस्टम नहीं था, केवल इस्तेमाल होते थे, तो उनको भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बना करके एक नेतृत्व डेवलप करने का एक सिस्टम यहाँ दिया गया। दूसरी चीज़ है, बहुजन समाज के विद्यार्थियों के मुद्दों पर भी जो है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एक्शन करता है, लड़ाई लड़ता है, तो इसके लिए बनाया गया। सोशल मीडिया पे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा कई बैनर सर्कुलेट हो रहे हैं कि चलो जंतर मंतर। आखिर राजधानी में 6 अक्टूबर दिल्ली में जंतर मंतर पर ऐसा आंदोलन क्यों होने वाला है और इस आंदोलन के मुद्दे क्या हैं? आखिर दिल्ली में जो आप लोगों को इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अभी जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की हुई है और वो बहुजन समाज के विद्यार्थियों के सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वो एजिटेशन कर रही है। तो उसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन का जो देखा जाए कि अभी सरकार जो है किस तरीके से विद्यालय को मर्ज कर रही है। विद्यालय मर्जिंग की वजह से बहुजन समाज के विद्यार्थी शिक्षा के अधिकार सत्कार वंचित किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कर्मचारी जो शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के होते थे, तो जो विद्यालय नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है वो बहुजन समाज के शिक्षक नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं शिक्षकों का भी एक अभाव होगा और विद्यार्थियों का अभाव होगा। और वर्तमान की सरकार जो है उस सरकार की ये नीति है कि बहुजन समाज के जो विद्यार्थी पढ़ लिख रहे हैं, जो पढ़ लिख करके कर्मचारी अधिकारी बन रहे हैं, अभी उनको कैसे वंचित किया जाए, शिक्षा के अधिकार से कैसे वंचित किया जाए, नौकरी के अधिकार से कैसे अधिकार वंचित किया जाए। तो ये अधिकार वंचित करने के लिए ये जो है सरकार षड्यंत्र कर रही है, तो ये मुद्दा उसमें इंक्लूड है। दूसरा मुद्दा ये है कि बड़े पैमाने पे आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के प्रत्येक राज्यों में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी दिख रही है, और बेरोजगारी है तभी तो दिख रही है। तो ये जो बेरोजगारी
दिख रही है, ये बेरोजगार बनाए जा रहे हैं। भाई निरंतर पढ़ लिख करके लोग हायर एजुकेशन जा रहे हैं। अब हायर एजुकेशन के बाद लोगों को नौकरी की आवश्यकता है, जॉब की आवश्यकता है, तो सरकार के पास ना तो कोई नौकरी है ना तो कोई जॉब है। तो ऐसी कंडीशन में तमाम समस्या निर्माण हो रही हैं। तो जो समस्या निर्माण हो रही है उस समस्याओं का समाधान करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, अखबारों में तमाम दिन ऐसे विज्ञापन जारी होते हैं कि उत्तर प्रदेश में 64.5 लाख लोगों को नौकरियां दे दी गई, 50 लाख लोगों को नौकरियां दे दी गई। तो नौकरियां तो लगातार दी जा रही है, सरकार का मानना है, और आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार केवल उसकी जो नौकरी है वो कागजों में है, धरातल पे नहीं है। और अगर अगर उसकी नौकरी अगर धरातल पे है तो दिखना चाहिए ना। 50,000, 50 लाख या 2-4 लाख भी अगर वो सही तरीके से दे तो वो दिखता है। कहीं दिख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। और प्रदेश में नहीं, आप उत्तर प्रदेश के अन्य स्टेटों को देख लीजिए, अन्य राज्यों को देख लीजिए, वहां भी यही हालात है। और ये ऐसे हालात होने की वजह से तमाम प्रदेश के लोग एजिटेशन कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पेट का पेपर हुआ, लगभग 24-25 लाख लोगों ने किस तरीके से ट्रेनों में सफर किया। लोगों की ये खड़े खड़े लोगों ने 500-600 किलोमीटर लोगों ने सफर किया। और उस पेपर से, जबकि उस पेपर से किसी को जॉब नहीं मिलने वाली है, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप उस एग्जाम को पास करोगे तो आप जो 3rd क्लास की वैकेंसियां हैं, उन 3rd क्लास की वैकेंसियों में आप अप्लाई कर सकते हो। तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप उस पेपर को पास हो जाओगे तब। तो कोई वो नौकरी देने वाली कोई पेपर तो थी नहीं, तो आपको 550, 600, 700 किलोमीटर भेजने की क्या जरूरत थी? आप इतना दूर भेज दिए। एक तो आने जाने में समस्या है, दूसरी चीज है कि आदमी सफर जब करेगा तो स्वाभाविक है सफर में वैसे उसके अंदर थकावट बनी रहेगी, तो पेपर क्या देगा वो? अगर उसको आता भी रहेगा तो भी सही से नहीं दे पाएगा। जबकि यहाँ तक कि यूपीएससी को उसने फेल कर रखा है। यूपीएससी का भी पेपर होता है तो डिस्ट्रिक्ट में होता है, और उस पेपर से कोई ऐसा तो है नहीं कोई जॉब मिलने वाली है। पेपर की बात कर रहे हैं तो लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पेपर लीक का बड़े पैमाने पर मामला जो है चल रहा है। ये भी जो पेपर लीक ये होता है, ये होता नहीं है, सरकार का ये षड्यंत्र, सरकार के द्वारा ही लीक कराया जाता है। सरकार के द्वारा ये लीक कराया जाता है, सरकार के लोगों के द्वारा ही लीक होते हैं पेपर। लीक कराने से फायदे क्या होते हैं? फायदे क्यों नहीं है? वैकेंसी रद्द हो जाएगी, और उसके नाम पे जो फार्म पड़े हुए हैं, सरकार तो अभी उसने एक जो है धंधा बना लिया है कमाने का। अब उसकी फीस की आप देखिए, जो भी फार्म आते हैं, फार्म की जो फीस आप देख सकते हैं कितनी उसकी फीस है। एक वहां से वो बिजनेस कर रही है। दूसरी चीज है, जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो आने जाने में जो ट्रेवलिंग का खर्च आता है, कहीं न कहीं वो सरकार के कोष में ही गया। तो सरकार का तो बेनिफिट हुआ, लेकिन उस स्टूडेंट का नुकसान हुआ जो आ जा रहा है। अब मान लीजिए पेट का ही पेपर, लोग 500, 550, 600 किलोमीटर दूर गए, तो आने जाने में कम से कम उसका 1000 रुपया खर्च हुआ। और अगर वो पेपर दे करके आता है, घर नहीं पहुंच नहीं पाता, उसका पेपर लीक हो गया, ये जानकारी मिली कि उसका पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, तो उसका 1000 गया ना। और अगर 1000 के हिसाब से अगर आप जोड़ लिया जाए तो आज की तारीख में अगर 10 पोस्ट आती है, 20 पोस्ट या 50-100 पोस्ट आती है, तो उस पोस्टों के लिए लाखों लाख फार्म पड़ते हैं। 10 पोस्ट के लिए लाखों लाख फार्म पड़ते हैं, इतनी बेरोजगारी देश में है। तो आप 1000 से क्या नाम है, आप जो है 1 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना पैसा होता है। तो वो सारा पैसा सरकार के कोष में जा रहा है, सरकार को जो फायदा हो रहा है। यानी कि कमाई का धंधा बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है ये धंधा ही सरकार बना के रखी हुई है। पेपर को लीक कराना, रद्द कराना, कोर्टों में ले जाना, ये उन्हीं के लोगों के द्वारा ये सारा षड्यंत्र होता है। क्योंकि सरकार पारदर्शी नहीं है, तो वो जो है एक न एक मुद्दे को छुपाने के लिए एक न एक मुद्दे को हमेशा वो क्रिएट करती रहती है। जी, मैं फिर से वापस आना चाहूंगा कि 6 अक्टूबर की जो आप लोगों की महारैली जंतर मंतर में हो रही है, उसकी तैयारियां कैसे चल रही है? अभी उसकी तैयारी ये चल रही है कि जो भी विद्यालय हैं, अभी हम लोग विद्यालयों में जा रहे हैं,
विद्यालयों में अध्यापकों के द्वारा अध्यापकों को मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हालांकि वो अध्यापक भी वाकिफ हैं इन सब सारी चीजों से, उनके माध्यम से संवाद करके जो है उनको मोटिवेट करना, उनको उसके लिए सहमति उनसे लेना और उन जो है क्लासों में जाकर के विद्यार्थियों को तैयार करना। जी। दूसरी चीज ये है, तमाम कोचिंग संस्थाएं हैं, कोचिंग संस्थाओं में जाकर के अपनी बात रखना, क्योंकि कोचिंग संस्थाओं को भी अगर अपनी संस्थाएं चलानी है, कोचिंग संस्थाएं अगर कोई चला रहा है तो विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिए चला रहे हैं, और सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है तो कहीं न कहीं उनकी कोचिंग बंद होने की भी संभावनाएं हैं। तो उनकी भी कहीं न कहीं ये मजबूरियां हैं, तो वह भी जो है सहमति दे रहे हैं हमें अपनी बात रखने की। तीसरी चीज ये है, छात्रावास जो बने हुए हैं, छात्रावास में जो बच्चे रह रहे हैं, उन छात्रावासों में भी संपर्क करके हम लोग उन लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो हमारी इस तरीके से तैयारियां चल रही है पूरे देश में। आपका जो संगठन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, आपने बताया कि किस तरीके से जो छात्र से जुड़े मुद्दे होते हैं, खासकर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, लगातार उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलन आप लोग करते आए हैं। तो ये जो 6 अक्टूबर को आप लोग रैली कर रहे हैं आपके संगठन के द्वारा, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की उपलब्धियां क्या है, हमारे दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए। और दूसरी चीज कि आपके संगठन से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के छात्र हैं, उनको क्यों जुड़ना चाहिए आपके संगठन से? अभी दो सवाल है हमारे जो अभी संगठन जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, जब से ये बना हुआ है तब से निरंतर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके जो छात्र हैं, उन छात्रों के मुद्दे को निरंतर जो है वो स्टैंड किया हुआ है। तमाम यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे छात्रों के साथ में षड्यंत्र किए गए, उन षड्यंत्रों को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी है। चाहे आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी रही हो, वहाँ भी लगभग बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी के सीटों को जो है खत्म कर दिया गया। जब ये संज्ञान में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के संज्ञान में जब आया, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने बड़े पैमाने पे एजिटेशन किया, आंदोलन किया, और उस आंदोलन का प्रभाव रहा कि वो सीटें फिर बहाल की गई। वो हमारी सीटों को जो है उन्होंने समाप्त किया था, और जब उसकी लड़ाई लड़ी गई तो फिर वो जाकर के बहाल हुआ। उसी तरीके से बीएचयू का भी मामला रहा। उसी तरीके से आपके मध्य प्रदेश महू जो है यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट थे, वहाँ जो है पीएचडी उनको जो गाइड प्रोवाइड होने चाहिए थी, 4-4 साल के बाद कोई गाइड ही नहीं प्रोवाइड कराई गई। उसके लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने आंदोलन किया, फिर उनको गाइड प्रोवाइड कराई गई। तो ऐसे तमाम पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, जो भी विद्यालय हैं, जो बहुजन समाज के विद्यार्थियों के साथ में किसी प्रकार कोई षड्यंत्र होता है, तो वहाँ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बड़े पैमाने पर स्टैंड लेती है। जी, इसी में हमारा दूसरा सवाल था कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से ओबीसी एससी एसटी के जो छात्र हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से उन छात्रों को क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है वो किसी एक जाति का संगठन नहीं है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रव्यापी संगठन है, और ये जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, ये इन विद्यार्थियों का संगठन है, ये इन विद्यार्थियों का संगठन है। और इस वजह से, क्योंकि हर कोई पीड़ित है, चाहे एससी के विद्यार्थी हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के विद्यार्थी हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, यही विद्यार्थी पीड़ित है और इसी को अधिकार वंचित किया जा रहा है। भाई मजलूम आज की तारीख में एससी के विद्यार्थी मजलूम हैं, ओबीसी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, इन्हीं के साथ में जो है प्रताड़ना की जा रही है। तो इन विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनको जो है, इनको हक अधिकार पर्याप्त मात्रा में जो विद्यालयों में होनी चाहिए, संख्या के आधार पे वहाँ भी सीटें होती है हायर एजुकेशन में, या कोई संस्थाएं हैं वहाँ भी जो अगर देखा जाए तो वहाँ भी इस तरह के षड्यंत्र होते हैं। तो उनको जो है न्याय देने के लिए हमारी हकीकत, हमारी लड़ाई ये है कि संख्या के अनुपात में जो हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जी, वो नहीं मिल रही है, तो हम अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धप्रिय पासवान जी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से।